देखिए, वैली में जो चेंज है वो ये है कि इस बारी पार्टिसिपेशन जो है वो एट अ हायर लेवल है। चेंज पॉलिटिकल लाइक्स और डिसलाइक्स का भी है, ऑब्वियसली है, क्योंकि अगर आप देखेंगे, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पीडीपी हो, चाहे कांग्रेस हो, इनका एक अपना वर्कर सिस्टम होता है और अपने वर्कर्स से बाहर कभी इन्होंने किसी को एक्सेप्ट नहीं किया। तो इस बारी ऐसा हुआ है कि एक आम आदमी को भी ये लगा है कि अगर उसने मेहनत की है या अगर उसके साथ लोग हैं, तो वाक़ई में वो कंटेस्ट कर सकता है। ऑन द ग्राउंड अलायंस जो है वो काम नहीं कर रही, लोगों को दिखाने के लिए काम कर रही है, तो ये टू फेस्ड है। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये जहाँ पावर देखते हैं वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। अगर इनके एरिया से सरपंच को आना था तो सरपंच को लाने में ये इंटरेस्टेड नहीं है, मगर जहाँ पर इनको खुद फाइनेंशियल दिखता है कि नहीं जी यहाँ पे पैसा बहुत है, हमारे पास पावर है, हमारे पास पैसा है, वहाँ इनके स्टेक ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। तो इसलिए इन्होंने कंटेस्ट करना शुरू कर। इट वाज़ to divide the people of Jammu and Kashmir to gain maximum votes from one area or another area. इस बार डिवाइसिव पॉलिटिक्स जम्मू और कश्मीर पे नहीं हो रही। इस बार इनके पास एजेंडा 370 है। वहां आप ये कहते हैं कि 370 हमारा मुद्दा है, उसके लिए हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। रियलिटी ये है कि डीडीसी चेयरमैन 370 को वापस नहीं ला सकता। ये डेवलपमेंटल इशू है। नमस्कार, एक और खास मेहमान के साथ हम फिर से हाजिर हैं। आप तमाम लोगों का स्वागत है। एक और खास मेहमान श्रीनगर से हमारे साथ लाइव मौजूद है। राजा मुनीर साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। जम्मू कश्मीर में जो डीडीसी इलेक्शन हो रहे हैं, जिसको ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है, क्या वो वाकई ऐतिहासिक है? इतना कुछ डीडीसी इलेक्शन के चलते हो रहा है, जो राजनीतिक उठापटक है वो वहां पर हो रही है। क्या कुछ बदलाव आया है? क्या वाकई जमीन पर हकीकत में कोई बदलाव दिखाई दे भी रहा है या नहीं है? राजनीति किस तरीके से, राजनीतिक पॉलिटिकल डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं, इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ है राजा मुनीर साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, श्रीनगर से लाइव हमारे साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सर। और सर, 6 फेज का इलेक्शन होने जा रहा है। अब तक जो जमीन पर जो बदलाव है, क्या वाकई बदलाव नजर आ रहा है? खासतौर पर मैं वैली की बात करूंगा। जम्मू में बनिस्पत वैली के काफी ज्यादा वोटिंग है और वो पहले से भी वहां पर अच्छी खासी वोटिंग होती रही है, लेकिन वैली में किस तरह का विजिबल चेंज है आपको श्रीनगर में बैठकर नजर आ रहा है? देखिए, वैली में जो चेंज है वो ये है कि इस बारी पार्टिसिपेशन जो है वो एट अ हायर लेवल है। लोगों की पार्टिसिपेशन भी हायर लेवल पर है, कैंडिडेट्स की पार्टिसिपेशन भी हायर लेवल पर है। अगर हम ट्रेडिशनली देखें तो मैक्सिमम एक एरिया में पहले तो डीडीसी इलेक्शन यहाँ कभी हुए नहीं है, पहली बार है कि डीडीसी का चुनाव होने जा रहा है, तो ये ऐतिहासिक ही है। और इसमें जो पार्टिसिपेशन हम देख रहे हैं वो इंडिपेंडेंस की बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक आम आदमी जो है वो इसको एक अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी देखता है, एक डेमोक्रेटिक सेटअप में एक अपने लिए एक स्पेस देखता है और उस स्पेस को चलते वो कंटेस्ट करने की कोशिश करता है। सो ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल चेंज है वैली में, जिसको हम रीड करते हैं। सर, अगर हम 2018 में नवंबर दिसंबर में वहां पर पंचायती राज व्यवस्था के तहत पंचायत के चुनाव हुए थे, उसके बाद बीडीसी के भी चुनाव साथ साथ हुए, तब जो पार्टिसिपेशन था वैली में, वो ये कहें कि उतना ज्यादा उत्साहजनक नहीं था, उतना ज्यादा वार्म नहीं था। इस बार लेकिन बहुत जो नंबर्स हैं वो बेहद चौंकाने वाले आ रहे हैं। खासतौर पे हमने देखा कि कुलगाम जैसे जिलों में थर्ड फेज में 65% के आसपास वोटिंग होती है। तो ये चेंजेस कैसे, क्या समझ में आता है इस चेंजेस को देखते हुए? देखिए, इस चेंजेस को देखने के दो चीजें समझ में आती हैं। एक तो ये है जो ट्रेडिशनल वैली की पॉलिटिक्स रही है, पॉलिटिक्स ऑफ बाइकॉट। जब 2018 में इलेक्शन हुए, हालांकि नॉन पार्टी बेसिस पे हुए, बट जो भी अपनी हमारी स्टेट की जो रीजनल पार्टीज थी, इन्होंने उस इलेक्शन को बाइकआउट किया। तो मैक्सिमम या तो इनके कुछ प्रॉक्सीज ने कंटेस्ट किया और जो जितने इनके कार्डर थे वो वोट डालने निकला नहीं, तो उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया था वैली में। उससे लोगों पे भी इम्पैक्ट आता है। लोगों पे इम्पैक्ट ये आता है कि जब कोई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कंटेस्ट नहीं करता है, तो कुछ लोग ऐसे आते हैं जो 10 वोट, 20 वोट, 30 वोट पे जीत जाते हैं, बट उनमें वो क्षमता नहीं होती कि वो लोगों का काम करें, वो अपने एरियाज का काम करें। उससे क्या होता है कि लोग भी निराश होते जाते हैं, क्योंकि लोगों का एट द एंड ऑफ द डे जब डेवलपमेंट को लेकर मुद्दा होता है, तो वो डेवलपमेंट नहीं होती है, तो लोगों को ये एहसास होता है कि अगर हमने वोट नहीं डाला, उसका भी खामियाजा हम ही भुगत रहे हैं। कम से कम वोट डाल के ये है कि एटलीस्ट वी आर रिस्पॉन्सिबल, हम किसको चुन रहे हैं वो एक हमारे हाथ में है। सो वो एक चीज जो है, वो दूसरी चीज जो है वो चेंज आई है।
और जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि एक जो पॉलिटिकल बाइकॉट था, एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, लिमिटेड डेमोक्रेसी जिसको हम बोलेंगे, कभी डीडीसी यहाँ हुआ नहीं, इस बार पहली बार हो रहा है। कभी पंचायत रियल सेंस में एम्पावर नहीं हुई, तो लोगों को भी दिखा कि नहीं, इस बारी जो एम्पावरमेंट है वो ग्रास रूट से हो रही है, तो पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है। तो स्टेक बढ़ जाते हैं, पॉलिटिकल स्टेक बढ़ जाते हैं, डेवलपमेंटल स्टेक बढ़ जाते हैं। तो उस चीज को लेकर लोगों को ये समझ में आया, और इसलिए मेरे ख्याल से लोग जो हैं इस वक्त अच्छी लेवल पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ पार्टीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, कई एरियाज में लोगों ने अपने कैंडिडेट खुद अपनी मर्जी से इंडिपेंडेंट चुने हैं और उनके लिए भी वोट कर रहे हैं। तो लोगों में एक वो आप कह सकते हैं कि उत्साह है कि दे वांट टू सी अ चेंज ऑन द ग्राउंड, अ डेमोक्रेटिक चेंज, अ रियल चेंज ऑन द ग्राउंड, और उस चेंज के लिए वो वोट कर रहे हैं। क्या ये चेंज पॉलिटिकल लाइक और डिसलाइक्स का भी है कि जो पॉलिटिकल चेंज पार्टियां वो चेंज पॉलिटिकल लाइक्स और डिसलाइक्स का भी है, ऑब्वियसली है, क्योंकि अगर आप देखेंगे, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पीडीपी हो, चाहे कांग्रेस हो, इनका एक अपना वर्कर सिस्टम होता है, और अपने वर्कर से बाहर कभी इन्होंने किसी को एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, कई जगह इन्होंने अपने रिलेटिव्स को खड़ा किया। तो होता क्या है कि एक बहुत लिमिटेड पावर, जो डेलीगेशन ऑफ पावर जो है वो एक लिमिटेड फैमिली में या एक लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन में रह जाती है। ऑर्गेनाइजेशन बोलूंगा मैं, फैमिली भी नहीं बोलूंगा। तो उस चीज का टूटना इस बार जो है वो टूटा है। तो इस बार ऐसा हुआ है कि एक आम आदमी को भी ये लगा है कि अगर उसने मेहनत की है या अगर उसके साथ लोग हैं, तो वाकई में वो कंटेस्ट कर सकता है, उसका चांस है जीतने का, या उसका चांस है पार्टिसिपेट करने का। पहले ये चांस नहीं था, लोगों के पास इतना बड़ा चांस कभी नहीं आता था। तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि चेंजेस 4 हैं, लेकिन अगर हम देखें तो पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीसी और कांग्रेस, तमाम पार्टियां एक साथ हैं, तो इनका मुकाबला किससे है? बीजेपी से क्या, या ये तो बहुत अच्छा बीजेपी से सवाल है है आपका, कि वैली नहीं? ये आपका सवाल बहुत अच्छा है। इनका मुकाबला एक दूसरे से ही है, मिलकर भी एक दूसरे से ही लड़ाई कर रहे हैं। अगर आपको याद होगा तो जो महबूबा मुफ्ती जी हैं, उन्होंने लास्ट टाइम कहा था कि जो वैली में जो वोट शेयर है वो पीसी, पीडीपी, कांग्रेस जो भी है, जितनी भी अपनी हमारी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, हमारे जी 92% हमारा वोट शेयर है, 91% हमारा जो है हमारा वोट शेयर है। सो अगर 92% टोटल वोट शेयर है, इसमें 91% इनका वोट शेयर है, तो ये सारे मिलकर किससे लड़ रहे हैं? 1% से। वो 1% कौन है? राइट तो कहीं ना कहीं हुआ क्या है कि इन्होंने ऊपर वाली सतह पर तो इन्होंने अपने साथ अलायंस कर लिया है, बट जब ग्राउंड की बात आती है, ग्राउंड पर अलायंस की बात आती है, वो कहीं दिखने को मिल नहीं रहा। फॉर एग्जांपल किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, या राजवार की हम बात करते हैं, चलिए हम नॉर्थ कश्मीर में राजवार की बात करते हैं। पीएजीडी ने सजाद साहब को मैंडेट दिया है, पीसी को मैंडेट दिया है, वहां पीसी लड़ रही है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस लड़ रही है, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपना एक उम्मीदवार खड़ा किया हुआ है प्रॉक्सी में, पीडीपी ने भी अपना एक उम्मीदवार खड़ा किया हुआ है प्रॉक्सी में। तो ये है कि ऑन द ग्राउंड अलायंस जो है वो काम नहीं कर रही, लोगों को दिखाने के लिए काम कर रही है। तो ये टू फेस्ड है। इसकी एक्लीज हील ये है कि इनकी ग्राउंड पे कोई जो है तालमेल नहीं है। ग्राउंड पे ये आज भी एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हैं, एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं, और एक दूसरे के साथ ही लड़ रहे हैं, और वो लोगों को समझ आता है, और वही देखकर लोगों की जो इंडिपेंडेंस की पार्टिसिपेशन है वो ज्यादा है। आपने कहा कि एक दूसरे के खिलाफ तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन जो भी खड़े हुए हैं वो भी परिवार ही के लोग हैं। अब जो पुराने मंत्री रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, उनके रिश्तेदार हैं या खुद हैं। क्या डीडीसी इलेक्शन वाकई इतना बड़ा है कि मंत्री, विधायक जो रह चुके हैं वो भी पंचायती राज व्यवस्था के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, आप डीडीसी इलेक्शन, अगर आप डीडीसी का स्ट्रक्चर देखते हैं, काउंसिल के बाद चेयरमैन का इलेक्शन होगा, राइट, और अगर आप चेयरमैन की पावर देखते हैं, एक एमओएस का स्टेटस बनता है। तो बेसिकली ये सब पावर के लिए लड़ रहे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जहां पावर देखते हैं वहां पर खड़े हो जाते हैं। अगर इनके एरिया से सरपंच को आना होता है तो सरपंच को लाने में ये इंटरेस्टेड नहीं है, मगर जहां पर इनको खुद फाइनेंशियल दिखता है कि नहीं जी, यहाँ पर हमारा, यहाँ पे पैसा बहुत है, हमारे पास पावर है, हमारे पास पैसा है, वहां इनके स्टेक ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। तो इसलिए इन्होंने कंटेस्ट करना शुरू कर दिया, वरना ताज महिदीन साहब मंत्री रह चुके हैं, और एक बार नहीं कई बार रह चुके हैं, बट उसके बावजूद डीडीसी इलेक्शन लड़ना, डीडीसी चेयरमैन बनने का ये देख रहे हैं। कल को अगर एमएलए बनना होगा तो एमएलए की सीट छोड़ के अब ये डीडीसी लड़ना चाहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम पावर जो है उनको पता है कि डीडीसी के पास है। एक एमएलए के पास शायद अब उतनी पावर रही नहीं। तो इट इज ऑलवेज अबाउट पावर, इट इज नेवर अबाउट द अपलिफ्टमेंट ऑफ पीपल। तो डिफरेंस वहां पर आता है।
तो जो एजिटेशन है, जो आंदोलन है आर्टिकल 370 की वापसी का, उसका भविष्य आप क्या देखते हैं? क्योंकि वो चीज जो कि आर्टिकल 370 हटने के बाद आई, यानी आप कुछ ऐसी चीज का फ्रूट तो खाना चाहते हैं, उसका फल तो खाना चाहते हैं, लेकिन उसका विरोध भी कर रहे हैं। ये जो कॉन्ट्रोडिक्टरी यहाँ पे सिचुएशन नजर आती है, और फिर वो किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, इसका जो इस आंदोलन है, ये जो पूरा गुपकार का जो बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिस पे खड़ा हुआ है, उसका भविष्य आप क्या देखते हैं? देखिए, वो जो आंदोलन है वो मैं उसको एक आई वॉश देखता हूँ। मैं उसको क्यों एक आई वॉश बोलता हूँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। अगर तो आप कहते हैं कि 370 हमारा चला गया और हम उसके लिए लड़ाई कर रहे हैं, तो आपने जो बाइकआउट किया 2018 में इलेक्शंस का, वो आपने यही बोल कर किया कि जब तक हमको 370 हमारा रिस्टोर नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं करेंगे, हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। मगर जहां पावर की बात आती है, जहां डीडीसी की बात आती है, वहां आप ये कहते हैं कि 370 हमारा मुद्दा है, उसके लिए हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। रियलिटी ये है कि डीडीसी चेयरमैन 370 को वापस नहीं ला सकता, ये डेवलपमेंटल इशू है। एक डीडीसी चेयरमैन का या काउंसिल के मेंबर का और 370 का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो लोगों को भी ये बात समझ आती है। अगर 370 पे आपने सुप्रीम कोर्ट में किया है, अगर आप लोगों से सच बोलेंगे नहीं ठीक है, डेवलपमेंट लोगों की इक्वली इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम डेवलपमेंट के लिए लड़ रहे हैं, बट 370 को हम कॉन्स्टिट्यूशनली फाइट कर रहे हैं, तो शायद लोग आपकी बात मानेंगे। मगर अगर आप 370 को मुद्दा बनाएंगे सिर्फ पावर ग्रैब करने के लिए, तो कहीं ना कहीं कश्मीर के लोग बहुत स्मार्ट हैं, द वोटर बहुत स्मार्ट है, लीडर्स उतने स्मार्ट नहीं है, बट आज का वोटर बहुत स्मार्ट है। 2018 में भी चुनाव हुए, सरपंच तो बने ही थे कश्मीर वैली में भी और जम्मू में भी, लेकिन उसके बाद बहुत सारे थ्रेट्स भी आए, बहुत सारे लोगों ने रिजाइन भी किया। इस डीडीसी इलेक्शन में क्या कुछ थोड़ा बहुत विश्वास बढ़ता हुआ दिखाई देता है कि उनकी सिक्योरिटी भी एक मसला है, वो बेखौफा के आते रहे हैं, सिक्योरिटी भी एक मसला है। क्या इस बार थोड़ा सा विश्वास बढ़ा है? ऐसा क्या चेंज आया है कि जो लोग थ्रेट के सामने खड़े होने को तैयार है? देखिए, दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि 2018 में थ्रेट बहुत हाई था, उसमें कोई शक नहीं है, और हमने काफी पॉलिटिकल किलिंग्स भी देखी। थ्रेट इस बारी भी हाई था, बट इस बारी लोगों का विल भी था वोट करने का। उस वक्त लोग बाइकआउट के साथ थे, इसलिए थ्रेट लेवल जो था वो मल्टीफोल्ड दिखता था। लोग वोट करना नहीं चाहते थे, बट इस बारी ओवरवेलमिंग सपोर्ट लोगों का ये है कि हमको वोट करना है, राइट। तो जब लोग खुद पार्टिसिपेशन करने निकलते हैं तो थ्रेट लेवल जो है वो थोड़ा डाउन हो जाता है। दूसरा सबसे बड़ा ये है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान, ये जो पीएजीडी ने 370 का मामला बनाया है, इसको पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट जो है वो स्ट्रैटेजिकली जो है वो इसको अपने इन फेवर ऑफ देम, वो कहीं ना कहीं इसको इन फेवर ऑफ देम देखते हैं, और ये सोचते हैं कि शायद अगर पीएजीडी क्लीन स्वीप करता है तो it will be a veto for 370, and somewhere their line of thinking is matched with that. So I think वो एक और रीजन है उसके पीछे। ये दो कारण है इसके। जी। और जो 18 में जो पंचायत थे भी, क्या वाकई कुछ वो कामयाब रहे ग्रास रूट लेवल पे काम करने के? जो गवर्नमेंट तो कह रही है, केंद्र सरकार कह रही है और स्टेट गवर्नमेंट भी कह रही है कि डायरेक्ट जो ग्राम पंचायत है उसके अकाउंट में पैसा गया है, और वो दावे कर रही है कि उससे चेंजेस आए हैं। आपका क्या मानना है, क्या उससे वाकई चेंज आया है? देखिए, चेंज बहुत हल्का आया। अगर हम कहेंगे कि कोई ओवरनाइट चेंज आया तो मैं कहूंगा नहीं, एक ओवरनाइट चेंज नहीं आया। मैंने वही आपसे कहा ना कि जब आप बाइकआउट करते हैं और आपके पॉलिटिकल एक्टिविस्ट या आपके सोशल एक्टिविस्ट जो लोग हैं, जिनको सेंस है कि कैसे पैसा खर्च करना है, कैसे वेलफेयर करना है, लोगों के लिए कैसे काम करना है, जब वो सिस्टम में बहुत कम होते हैं और ऐसे अपॉर्चुनिस्टिक लोग बहुत ज्यादा होते हैं, तो ऑब्वियसली डेवलपमेंटल वर्क नहीं होता। और उसी चीजों को आज लोगों ने रिकग्नाइज किया है और उसकी वजह से वो बाहर निकले हैं वोट डालने के लिए। सो चेंज तो है, बट कोई बहुत बड़े लेवल पर चेंज नहीं है। मतलब आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रही हैं, थोड़ा काम हो रहा है, मगर जिस लेवल पर होना चाहिए था, एक डेवलपमेंटल पेस जो उसको पकड़नी चाहिए थी, वो डेवलपमेंटल पेस अभी तक उसने पकड़ी नहीं है ग्राउंड पे। जी। एक हम देखते थे कि चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, एक जम्मू वर्सेस वैली भी एक सेंटीमेंट देखने को मिलता था। पर्सनली मुझे इस बार वो नहीं दिख रहा है, और वो क्या, इसके पीछे क्या बाकी ऐसा है, या फिर वो कहीं ना कहीं पीछे रह गया? सी, जो जम्मू वर्सेस श्रीनगर एलिमेंट था, वो दोनों उसको वोट बैंक पॉलिटिक्स बोलते हैं। सिंपल वोट बैंक पॉलिटिक्स थी। इट वाज to divide the people of Jammu and Kashmir to gain maximum votes from one area or another area.
इस बार डिवाइसिव पॉलिटिक्स जम्मू और कश्मीर पे नहीं हो रही है। इस बार इनके पास एजेंडा 370 है, तो इस बार ये 370 को यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले इनके पास एजेंडा एक ही था कि जम्मू वाले ये हैं और कश्मीर वाले ऐसे हैं और वो ऐसे हैं और वो वैसे हैं। तो एजेंडा इस बारी जो है वो डिवाइसिव इसलिए आपको दिख नहीं रहा, वरना ये जो डिवाइड क्रिएट किया हुआ है ये पॉलिटिशियंस का डिवाइड क्रिएट किया हुआ है स्टेट में, ये रीजनल पार्टीज का डिवाइड क्रिएट किया हुआ है। जी, एक जो विजिबल पर्सनली जो मुझे सबसे अच्छा लगा इन इलेक्शन में वो ये है कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन, महिलाओं के लिए रिजर्वेशन जो है, महिलाओं का आगे आना जरूरी है। जो एसटी है, एससी है, उनको रिजर्वेशन मिलना जरूरी है। मैंने जम्मू में गुजर कम्युनिटी का जो पार्टिसिपेशन है वो जबरदस्त, ओवरवेलमिंग है और देख के अच्छा लगता है। महिलाओं का पार्टिसिपेशन देख के अच्छा लगता है। आपको क्या लग रहा है कि इससे भी इसका कोई विजिबल चेंज पहले की तुलना में दिखता है, अलग डिफरेंट आपको फील हुआ देख के? एब्सोल्युटली होगा, फील होगा, क्योंकि ऐसा देखिए, अगर आपको ओवरऑल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें या होलिस्टिक डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो सोसाइटी का हर सेक्शन को लेकर आपको साथ चलना है। अभी तक वो कहीं पे विजिबल नहीं था। अभी तक अगर आप एसटीज की बात करते हैं, उनकी रिजर्वेशन की बात करते हैं, उनके अपने इश्यूज की बात करते हैं, तो वो हमेशा एक डिवाइसिव पॉलिटिक्स में था। आज उनको भी मौका मिल रहा है कि वो अपने लिए खुद कुछ करना चाहते हैं और वो चेंज ऑब्वियसली ग्राउंड पर आएगा। सेम विद वुमेन, women are a big constituency of peace, women are a big constituency of society development. उनका भी हक है सामने आना, उनका भी हक है रिजर्वेशन का। तो ये एक बहुत अच्छा चेंज है जो ग्राउंड पर आया है और इसका एक इम्पैक्ट जो है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ही आएगा। अपलिफ्टमेंट ऑफ कम्युनिटीज का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, ये पॉजिटिव चेंज है जी। जो हम तब तो 5-6 फेज का इलेक्शन हो चुका है। जो चेंजेस, जो बहुत सारे पॉजिटिव चीजें दिख रही हैं, 22 दिसंबर के बाद जब नतीजे आने वाले हैं, क्या हम वाकई वहां एक नए चेंज, एक नई क्या कहें कि एरा की शुरुआत कह सकते हैं उसको? क्या मैं इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए, इतना या ओवर कॉन्फिडेंस मेरा है, ऐसा कहना? देखिए, चेंज तो आएगी, अब डिपेंड करता है रिजल्ट्स पे। मतलब सारा कुछ डिपेंड करेगा रिजल्ट्स किस तरीके से आते हैं, लोगों ने क्या एक्सेप्ट किया है, कितने कैंडिडेट किस पार्टी के आते हैं और रियल एम्पावरमेंट कितनी होती है इन डीडीसी मेंबर्स की। क्योंकि रियल एम्पावरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो होता है आपने डीडीसी बना दिया, आपने टाइटल दे दिया, बट जब वो ग्राउंड पे काम करने जाता है, सिस्टम खराब है, करप्शन ज्यादा है, यू नो, चैलेंजेस बहुत हैं। क्या सिस्टम स्मूथ होगा? क्या उनके लिए काम करना जो है वो आसान होगा? क्या एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर चीजें चेंज होंगी? अगर वो चीजें होती हैं, और मुझे उम्मीद है कि वो होंगी, क्योंकि यू कैन सी चेंज ऑन द ग्राउंड। 2 साल के बाद थोड़ा थोड़ा आप चेंज ग्राउंड पे देख रहे हैं, चीजें सुधर रही हैं। तो ऑब्वियसली ये एक नए एरा की शुरुआत जरूर होगी, क्योंकि ये लोगों को और इंटाइज करेगा कि डेवलपमेंटल साइड ऑफ पॉलिटिक्स में जाने से रादर देन डिसाइसिव साइड ऑफ पॉलिटिक्स में जाने से। अभी तक कश्मीर में डिवाइसिव पॉलिटिक्स ज्यादा खेली गई है, डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स के नाम पे डिवाइसिव पॉलिटिक्स खेली गई है। सो अगर रियल सेंस पे डेवलपमेंट ग्राउंड पे होती है, सो ऑब्वियसली इट विल बी अ वेरी बिग चेंज, इट विल बी अ वेरी बिग स्टार्ट, अ न्यू स्टार्ट। पॉलिटिक्स में व्हाट इज नेक्स्ट? क्या देखते हैं आपकी? ये एक मुद्दा, चलो ठीक है, डीडीसी इलेक्शन है, डेवलपमेंट की बात है। उसके बाद क्या है कि कुछ सरकार को जिस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है? देखिए, ये एक प्रोसेस है जो स्टार्ट हुआ है। ये एक तरह का साइन तो कहा जा सकता है कि लोगों पार्टिसिपेशन है और लोगों ने अपना पार्टिसिपेशन दिखा के अपनी जिम्मेदारी निभा दी है। अब मुझे लगता है कि सरकार को भी 2 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। क्या नेक्स्ट ऐसा इश्यू है या फिर नेक्स्ट ऐसी चीजें हैं जिस पर सरकार को तुरंत बहुत जल्द कुछ बड़ा करना होगा और वो डिसाइसिवली करना होगा? अकाउंटेबिलिटी एंड करप्शन, ये 2 चीजें हैं जो जिनकी यहाँ पे यू नीड टू वीड आउट करप्शन हियर, यू हैव टू एक्ट अगेंस्ट द करप्ट। अभी तक हमने कोई रियल एक्शन अगेंस्ट करप्शन नहीं देखा, अभी तक हमने अकाउंटेबिलिटी नहीं देखी सिस्टम में। सो ये 2 चीजें हैं जो बहुत जरूरी करना होगा। जी, आपने बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बताई कि भले ही एक नया सिस्टम खड़ा हो जाए, लेकिन उसको चलाने वाला तो वही पुराना सिस्टम होगा, वही ब्यूरोक्रेसी होगी, वही सरकारी अफसरान होंगे। रोशनी रोशनी एक्ट की एक लिस्ट जो जारी हुई है, क्या इससे कुछ शुरुआत होती नजर आ रही है? देखिए, शुरुआत तो वो है, मगर वो लंबी लड़ाई है। अभी सुप्रीम कोर्ट से आया है उसका कि रिव्यू के लिए वापस हाई कोर्ट आया है, तो वो एक लंबी लड़ाई है।
और मुझे लगता है कि रोशनी एक्ट एक है। रोशनी एक्ट के अलावा भी यहाँ पर अगर आप देखेंगे जे.एन.के नंबर 1 करप्ट स्टेट है और करप्शन का जो लेवल है वो बहुत हाई है। तो कहीं न कहीं सिस्टम में टॉप से अकाउंटेबिलिटी लानी पड़ेगी। यह जो बॉटम टू टॉप हमारा हमेशा अप्रोच रहा है करप्शन के लिए कि नीचे वाले को पकड़ लो और ऊपर वाला स्कॉट फ्री चला जाता है, इसको कहीं रिवर्स करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि टॉप से शुरू करना पड़ेगा और फिर बॉटम पे आना पड़ेगा, तभी जाके जो अकाउंटेबिलिटी और का जो सिलसिला है वो जी, ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया और हमें उम्मीद है कि सरकार जो करप्शन के खिलाफ लड़ाई की बात है, जो जो कहा और जो डेवलपमेंटल इश्यूज़ हैं, सरकार उस पर अपनी ज़िम्मेदारी बखूबी निभाएगी। लोगों ने अपने पार्टिसिपेशन इतनी ओवरवेलमिंग स्टेट में करके और बहुत ज़बरदस्त एक साइन दिया है, वो जिससे साफ पता चलता है कि वो डेवलपमेंट चाहते हैं, वो पीस चाहते हैं, वो डिसाइसिव पॉलिटिक्स के खिलाफ खड़े हुए दिखाई देते हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। हम दोबारा इस पे बात करेंगे। थैंक यू। थैंक यू।